हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में आज हम नए टॉपिक के साथ हैं, गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो देखते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग क्या है। गाउस नियम के अनुप्रयोग में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज होता था, इस चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करनी होती थी तो हमारे पास बहुत आसान सा फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब अगर एक चार्ज ना होके हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज होते थे और किसी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें कैलकुलेट करनी होती थी, तो हम ये कहते थे कि इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज भी कंट्रीब्यूट करेगा। माना इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई ये हुई E1। इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमने कहा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई E2। ये वाला चार्ज भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमने कहा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 आई, और ये है इसके कारण हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी मिल गई, इन सब का हम सम कर देंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर E1 वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। अब हमारे पास एक केस है, यहाँ पे एक वायर है जिसमें हमने चार्ज दिया है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा ये फार्मूला है, अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करने लग जाएं तो हमारे पास ये बहुत ही लेंथी, बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक चैलेंज है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि यहाँ पर जो ये चार्ज है ये बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, गाउस थ्योरम। और गाउस थ्योरम से बहुत ईजीली हम बस 2-3 स्टेप में ही जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो अनंत लंबाई का हमारे पास एक तार है जिसमें हमने कोई आवेश दिया हुआ है, माना धन आवेश हमने दिया हुआ है, और ये आवेश इस वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस पे एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब हमने इस तार से r दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये हमारे पास वायर है, इस पे हमने जो आवेश दिया हुआ है ये आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हुआ है। तो जो एकांक लंबाई पर ये आवेश है, अगर इसकी दूरी मैंने सेंटीमीटर में ली है, 10 सेंटीमीटर ली है, तो 1 सेंटीमीटर में जितना आवेश है, अगर मैंने 10 मीटर ली है तो 1 मीटर पे कितना आवेश है, यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो इस जो वायर है इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे, और गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए, गाउस प्रमेय को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गॉसी पृष्ठ, एक गॉसी पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो वायर है, वायर का जो शेप होता है ये सिलेंड्रिकल शेप होगा, बेलन की आकृति का शेप होगा, तो हम गाउसी पृष्ठ भी यहाँ पर बेलनाकार आकृति का लेंगे। अगर कहीं पे बेलन की बजाय किसी और शेप में, जैसे कि अगर स्फेयर के शेप में गोले की आकृति का हमारे पास कोई बॉडी है, तो हम वहाँ पे गाउसी पृष्ठ की अगर कल्पना करेंगे तो हम गोली पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वायर है, वायर एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो हमने जो गाउसी पृष्ठ लिया ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का लिया हुआ है, हमने एक बेलनाकार हमने पृष्ठ लिया हुआ है।
तो मैंने नोट किया हुआ एक समअक्षीय बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करने पर। समअक्षीय मतलब इसका एक्सिस भी वही है जो वायर का एक्सिस है। तो इस कल्पना करने पर जिसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है। अब जो गाउसी पृष्ठ है, ये गाउसी पृष्ठ हमने इस तरीके से लिया कि जो हमारा पॉइंट P था ये इस पृष्ठ के सरफेस पे ही, इस गाउसी पृष्ठ पर ही आएगा। इसके वक्री पृष्ठ पर ये पॉइंट हमारा आ रहा है। अब गाउसी पृष्ठ को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो इसका क्या होगा, वक्री पृष्ठ होगा। एक इसका जो है शीर्ष का जो फलक है ये हो गया है, और इसका जो है जो बॉटम एरिया है इसका आधार फलक है। ये 3 भागों में हमने इसको विभाजित कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए आवेश तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया हमने। हाँ, अब गाउसी पृष्ठ जो लिया है केवल इसके अंदर की बात हो रही है कि इस गाउसी पृष्ठ से जो है जो फ्लक्स निकल रहा है, जो इसमें वैद्युत क्योंकि आवेश है, आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलने वाली होंगी इसकी हम गणना कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, ये कहाँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक फ्लक्स तो ये इस टॉप एरिया से निकल सकता है, यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है। तो हमने कहा यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस दूसरा फ्लक्स कहाँ से निकल सकता है, जो इसका वक्री पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ से निकल सकता है। तो दूसरा हमने कहा यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस जो इसका लोअर एरिया है, बॉटम एरिया है, यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स। तो अगर हम इस सिलेंड्रिकल शेप से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, वक्री पृष्ठ से फ्लक्स निकल सकता है, यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल निकलने वाला फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस। तो फाई मैंने कैलकुलेट किया है क्लोज इंटीग्रल, है ना, ये बद्ध पृष्ठ है, तो समाकलन E डॉट डी एस पहले वाले पृष्ठ से यानी यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स धन, अब वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस प्लस इस एरिया से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस। अब देखो ये है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम देखें A डॉट B की बात करें तो ये होता है AB कॉस थीटा। थीटा जहाँ क्या होगा, इन दोनों सदिश A और B के बीच का कोण होगा। तो यहाँ पर अगर मैं E डॉट डी एस देखूँ तो E डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पहले वाले में कितनी है दोनों वेक्टरों के बीच में 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे E डी एस कॉस 0, क्योंकि E की डायरेक्शन यही है, धनावेश इस प्रकार से बाहर निकल रहा है, और जो डी एस है सदिश ये भी इस दिशा में निकलेगा क्योंकि पृष्ठ से बाहर को निकलेगा, तो 0 हो गया, प्लस यहाँ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से क्या कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा ख़त्म हो गया है। इसके अलावा ये वाला टर्म हमारे पास ख़त्म हो गया है, केवल ये टर्म हमारे पास बचेगा, ई डी एस कॉस 0 1 होगा, तो ई कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल डी एस। अब डी एस का अगर मैं समाकलन करूं, समाकलन का मतलब अगर मैं विस्तार करूं, तो ये पॉइंट जो ये छोटा सा एरिया डी एस है, अगर इसका मैं विस्तार करूं तो ये पूरे वक्र में पृष्ठ पर फैल जाएगा, बेलन का संपूर्ण वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो बेलन का वक्री पृष्ठ कितना होता है टोटल, तो इस डी एस का टोटल जो हुआ, यानी डी एस हमारा वक्री पृष्ठ पर छोटा सा एरिया था, तो इस छोटे से एरिया को पूरे वक्री पृष्ठ पर जब मैं फैलाऊंगा तो पूरा वक्री पृष्ठ कवर हो जाएगा, और पूरा वक्री पृष्ठ होता है बेलन का 2πr l। तो इतनी वैल्यू आ गई है, तो फाई की वैल्यू मुझे E इंटू 2πr l मिल गया है। ये मिला मुझे गाउसी पृष्ठ से कुल फ्लक्स। लेकिन अगर हम गाउसी पृष्ठ ले रहे हैं, यहाँ पे गॉस का अगर हमने पृष्ठ लिया तो गॉस पृष्ठ पे तो गॉस का थ्योरम अप्लाई होगा, और गॉस का थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, परंतु गाउसीय प्रमेय के अनुसार, अगर गाउसी प्रमेय के अनुसार हम देखें तो जो फ्लक्स होता है ये क्या होता है, 1/ε0 इंटू कुल बद्ध आवेश होगा। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ε0। अब टोटल आवेश कितना होगा,
तो टोटल आवेश की हमें जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे पता चलेगा? हमने कहा इकाई लंबाई पर आवेश कितना है। इकाई लंबाई पर आवेश का मतलब हुआ आवेश घनत्व। इकाई लंबाई पर आवेश है लैम्डा और टोटल लंबाई कितनी है? एल। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? इकाई लंबाई पर आवेश गुणा कुल लंबाई। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, है ना। तो इतनी हमें वैल्यू मिल गई समीकरण 2। अब एक बार हम कह रहे हैं समीकरण 1 से कि यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स है इतना, और दूसरी बार हमने कहा कि फ्लक्स है इतना। दोनों बार हम क्या कर रहे हैं? एक ही पृष्ठ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2πRL इंटू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इतनी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस प्रकार से जो है हम गाउस के नियम को यूज़ करते हुए किसी एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।